हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 20 सितंबर 2024 के 4 प्रमुख मुद्दे, जिसमें से 3 मुद्दे प्रमुख हैं, एक छोटा सा समाचार है वो आपके प्री के लिए महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा करेंगे और उसी पर आधारित 5 प्रश्नों को हम देखेंगे। जिसमें से पहला मुद्दा ये है कि FATF ने भारत के आतंकवाद के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के रोधी जो उपाय है उसको सराहा है और उसको लेकर कुछ सुझाव भी दिए हैं कि भारत को कुछ और अच्छा करना चाहिए और भारत को समीक्षा करके भारत को अनुवर्ती श्रेणी में डाल दिया है। और ऐसे में सिर्फ 3 देश और हैं जिन्हें उस श्रेणी में डाला गया है, जिन्हें अपनी अब अगली समीक्षा 3 साल पे करनी होगी, बाकी और देशों को हर साल समीक्षा करनी होती है। तो ये भारत के लिए वित्त पोषण, आतंकवाद के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर एक अच्छी खबर है। ठीक है, जून में ही हुआ था, इसको लेकर भारत ने अपना रिपोर्ट दिया था। इसमें पीर ग्रुप सर्वेक्षण होता है, समीक्षा होती है। अभी कल जो है इस पर रिपोर्ट आई है 19 सितंबर को। दूसरा मुद्दा ये है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कई सारी सहकारी योजनाओं के साथ श्वेत क्रांति 2.0 या व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 या 3.0, ये जो 0.0 होता है ये पीढ़ी होता है, यानी दूसरी पीढ़ी के श्वेत क्रांति की शुरुआत की बात की है। पहली पीढ़ी की श्वेत क्रांति यानी जो पहली श्वेत क्रांति है वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में 60 से 70 के दशक में हुआ था, जिसने भारत में दुग्ध जो है उत्पादन को काफ़ी बढ़ावा दिया था, खासतौर से गुजरात में। गृह मंत्री का या सरकार, चूँकि वो कोऑपरेटिव मंत्री ही हैं, अमित शाह सहकारिता मंत्री भी हैं, उनके द्वारा अब ये जो श्वेत क्रांति 2.0 लाया गया है, इसमें महिलाओं पर विशेष बल है। और जो मोदी सरकार की 100 दिन का जो गाइड उसमें था, ये तीसरे कार्यकाल में जो 100 दिन का लक्ष्य था, उसमें दूसरा प्रमुख जो है इसमें ये फैसला रहा है। ठीक है, तो इसको देखेंगे। तीसरा मुद्दा जो है वो थोड़ा सा अजीब सा है, कर इस सब मुद्दे चर्चा में नहीं आने चाहिए लेकिन आ रहे हैं। एक है गुरपतवंत सिंह पन्नू, मैं तो उसको जोकर ही मानता हूँ, बाकी लोग जो भी माने, लेकिन उसने ये तो है कि भारत और अमेरिका के संबंधों को हिला के रख देता है अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से। उसके द्वारा जो है अमेरिका के एक चूँकि उसके पास वो भारतीय मूल का है, उसके पास अमेरिका और कनाडा दोनों की नागरिकता है, उसके द्वारा जो है अमेरिका के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक सिविल वाद या दीवानी वाद दायर किया है। उसे मौद्रिक सहायता मिलनी चाहिए क्योंकि भारत सरकार के कुछ लोग, और उसमें हमारे NSA का भी नाम है, पूर्व रा के अध्यक्ष का भी नाम, चीफ का भी नाम है, एक आरा अधिकारी का भी नाम है, कि इन लोगों के द्वारा हम पे जो हमारे मारने का प्रयास किया गया उससे मैं बहुत प्रताड़ित हूँ और इसको लेकर मुझे जो है फाइनेंशियली मदद मिलना चाहिए। और इसको लेकर वहाँ की अदालत ने नोटिस जारी किया है कि 21 दिन में आप लोग जो है बताइएगा। और ये गुरपतवंत सिंह पन्नू ने खुद ही उसके वकील के माध्यम से ये किया है और इसको लेकर जो है उसने एक्स पे पोस्ट भी किया है। और ये मामला उस समय हो रहा है जब भारत के प्रधानमंत्री 21 से 23 सितंबर के बीच अमेरिका के दौरे पर रहेंगे, कई महत्वपूर्ण उसमें मुद्दों पर करेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भी उनकी द्विपक्षीय वार्ता है। तो कहीं ना कहीं ये बात देखा जा रहा है कि ये मामला भारत अमेरिका के जो संबंध है, जिसको बीच बीच में ये बिगाड़ता रहता है, उसको डिरेल करने की एक योजना है। तो उसको समझ लेंगे, क्या प्रक्रिया है भारत की उस भी जान लेंगे। ठीक है, अंतिम जो है न्यूज़ है वो ये है कि आमुर फाल्कन यानी बाज एक शिकारी पक्षी है, प्रवासी पक्षी है। वो रूस के और चीन के उत्तरी हिस्से में, रूस के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में और चीन के उत्तरी हिस्से में, आमुर का जो इलाका है, अमूर दरिया का, उसी आसपास रहता है और वहाँ से वो दक्षिणी अफ्रीका तक जो है प्रवास करता है। इस दौरान वो भारत के पूर्वोत्तर में, खासतौर से नागालैंड, मणिपुर से गुजरता है। 2012 में वहाँ पे काफ़ी पक्षियों का शिकार किया गया था। उसके बाद हालांकि उस पर रोक लगा गई है। तो उसके शिकार को रोकने के लिए मणिपुर सरकार ने एक प्रतिबंध लगाया है कि आमूर फाल्कन का न शिकार किया जा सकता है न बेचा जा सकता है। तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि 2011 तक ये संकटग्रस्त पक्षियों के लिस्ट में था, आज वो लिस्ट है, यानी आज वो कोई इसको लेकर चिंता वाली बात नहीं है। फिर भी मणिपुर सरकार ने ये किया है। आइए इसको ज़रा देखें, इन मुद्दों को। पहले देखते हैं कि आतंकवाद के वित्त पोषण को लेकर और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में जो भारत की कार्रवाई है उसको लेकर जो है FATF की रिपोर्ट आई है और इस FATF ने अपनी रिपोर्ट में भारत को सराहा है और भारत को
शीर्षस्थ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई, ये जो सबसे टॉप की रैंकिंग होती है उसमें भारत को छोड़ के केवल 3 देश और हैं, उसमें शामिल किया गया है। और ऐसे में अब भारत को अपनी अगली समीक्षा के लिए 3 साल बाद करनी पड़ेगी, जबकि बाकी सहयोगी देशों को हर साल अपनी समीक्षा भारत भी कराता था, लेकिन अब इसमें शामिल हो गया है तो उसको 3 साल बाद कराना होगा। और ये कमेंडेबल है, क्योंकि भारत जिस तरह से निम्न मध्य आय वर्ग का देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसके बावजूद भी ये भारत के लिए एक कह सकते हो पीठ थपथपाने की स्थिति है। कुछ चुनौतियां भी बताई गई है, जैसे इसमें बताया गया है, पहले अच्छाई अगर हम देख ले तो इसमें ये बताया गया है कि भारत के जो अधिकारी है या जो प्रशासनिक तंत्र है उसके पास जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने की जो भी व्यवस्था है उसकी अच्छी समझ है, अच्छे से उसको लागू कर रहे हैं, वैश्विक स्तर पर जो सहयोग है उसका भी प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां हैं, खासतौर से जब वो केस के रूप में, यानी जब वो अदालतों में मामला जाता है तो उस तरह से उसमें समय लग रहा है। और ख़ासतौर से 14 से लेके 22 के बीच में 18 से लेके 22 के बीच में पिछले 4 सालों में उसके संवैधानिक पहलू को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू को लेकर थोड़ी चुनौतियां उत्पन्न हुई, जिसको उसने कहा है। और साथ ही साथ भारत द्वारा जो अपने यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया गया उसका भी काफ़ी अच्छा प्रभाव रहा है। फिर भी इसने कहा है कि भारत को अपने प्रयासों को लगातार जारी रखना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे जो मनी लॉन्ड्रिंग की या धन शोधन की चुनौती है वो घरेलू ज़्यादा है, बाहर तो ज़्यादा, घर के अंदर है। और उसमें भी धोखाधड़ी और इस तरह के मामले हैं जिस पे भारत ध्यान दे रहा है, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव दुर्व्यापार और इस तरह के जो मामले हैं उस पर अभी उतना ध्यान देने की आवश्यकता है। ख़ासतौर से एनजीओ को सरकार, इसने कहा है कि एनजीओ को इस मामले में टेरर फाइनेंसिंग और एमएल के यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में और जागरूक बनाने की ज़रूरत है, उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, खासतौर से वर्चुअल क्षेत्र जैसे रियल एस्टेट और इस तरह के क्षेत्र, जहाँ पे और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए ज़रा सा समझते हैं, ये भारत के लिए एक उपलब्धि है तो उपलब्धि को समझते हैं। परिचय के रूप में देखिए तो भारत ने एफटीएफ, देखिए ये एफटीएफ की जो रिपोर्ट आई है उसकी जो समरी है उसी से ये लिया गया है। देखो वो कह रही है कि एफटीएफ अनुशंसाओं के अनुरूप तकनीकी अनुपालन का उच्च स्तर हासिल किया है और अवैध वित्त से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम भारत ने उठाए हैं। ये कौन कह रहा है? एफएटीएफ कह रहा है। और वो इसके बावजूद वो यह भी कह रहा है कि भारत को अपनी प्रणाली में सुधार करना जारी रखना होगा, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली लगातार बढ़ रही है। उसको खुद ही कह रहा है कि भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, निम्न मध्यवर्ग आय है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं उसको लेकर भविष्य में उसके लिए चुनौतियाँ बढ़ाएंगे, इसलिए उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक बात कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के मुकदमे समय से पूरे हो जाएं, यानी अब इसमें सरकार को न्यायपालिका को जो है ताकतवर बनाना होगा और भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि पीएमएलए के मुकदमे हों वह समय से पूरे हों और अपराधियों पर उचित प्रतिबंध लगाया जाए। गैर लाभकारी संगठनों के साथ जोखिम आधारित और शिक्षाप्रद दृष्टिकोण अपनाया जाए, यानी उन्हें बताया जाए कि उनके द्वारा भी अगर उनको सिखाया जाए कि क्यों पीएमएलए के तहत उनका भी दुरुपयोग किया जा सकता है। अब ये जो देखिए, ये जो दोनों मामले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण में जो मामले धीरे चल रहे हैं या एनजीओ वाला, ये भारत के कई सारे एनजीओ और कई सारे लोगों ने एफएटीएफ में अपनी ये बातें रखी थी कि भारत का जो मनी लॉन्ड्रिंग कानून है पीएमएलए, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और उसके साथ जो है भेदभाव हो रहा है और अदालतों में मामला लंबित है। निश्चित रूप से अदालतों के मामले तो लंबित हैं, वो दूसरा मुद्दा है, कभी उसको ईडी और प्रवर्तन निदेशालय का मामला आएगा तो देखा जाएगा। दूसरा है कि गैर लाभकारी संगठनों को आप कैसे कह दिए कि एफएटीएफ की हाँ भाई आप उन पर ध्यान न दो, क्योंकि इनको बड़े बड़े जो है संस्थान इनको फंडिंग करते हैं। एफसीआरए में ज़्यादातर के जो है लाइसेंस कैंसिल है, तो एफएटीएफ ने कहा कि भाई जरा इनको भी समझाओ कि इनका दुरुपयोग हो सकता है, इन पे प्रिवेंटिव नहीं एजुकेशनल दृष्टिकोण इन पर अपनाओ। अब ये समझ लो कि कुल मिला के एनजीओस को एफएटीएफ ने कहा जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, इन्हें भी एनजीओ को भी थोड़ा मलहम लगा दो। एफएटीएफ के बारे में देखें तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है, 90 के दशक में इसका गठन हुआ था, जो आतंकवाद के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग, खासतौर से जो ड्रग ट्रैफिकिंग वाला मामला था उससे जो बहुत सारा पैसा निकलता है उसको जो शोधित की जाता है उसको रोकने के लिए
और उस पैसे का आतंकवाद के वित्त पोषण में इस्तेमाल ना हो, उसको रोकने के लिए ये किया गया था। शीर्षस्थ संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है और ये अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रणाली की इंटीग्रिटी को मजबूत रखने के लिए काम करता है। इसके द्वारा मानक निर्धारित किए जाते हैं, सुझाव दिए जाते हैं जो सदस्य देशों द्वारा पारित करते हैं। हालांकि ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे कि धन शोधन क्या होता है, जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं। धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे आप अपने कपड़े धुलते हैं वैसे तरह से धन को या मुद्रा को धुलने की प्रक्रिया होती है। कपड़े क्यों धुलते हैं? क्योंकि गंदे होते हैं। तो मुद्रा क्यों धोई जाती है? क्योंकि वो गंदी होती है। ब्लैक नहीं, काली नहीं, गंदी मुद्रा होती है। गंदी मुद्रा कहाँ से आएगी? गंदे कामों से आएगी। तो जो गंदे या गलत कामों से जो पैसा जनरेट होता है उसको इस तरह से दिखा देना कि वो लगे कि बढ़िया जगह से वो पैसा आया है, उसको कहा जाता है क्या? मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है। और यह कहीं ना कहीं चूंकि अब गंदे जगह से आया है, सही जगह से दिखाया हुआ दिख गया, तो ये पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें गलतियां क्या हुई, वो छुप गया। दूसरे, उस पैसे को आगे गलत कामों में भी लगाया जा सकता है, खासतौर से टेरर फाइनेंसिंग या आतंकवाद के वित्त पोषण को लेकर। ऐसे में ये गंभीर मुद्दा बन जाता है जिसे रोकने का FATF हमारा काम करता है। जरा सा भारत के बारे में जो सकारात्मक बातें कही गई है जल्दी जल्दी उनको देख लेते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि भारत ने धन शोधन विरोधी और आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण ढांचे को लागू किया है। भारतीय वित्त प्रणाली के आकार और संस्थागत जटिलता के बावजूद भारतीय अधिकारी अवैध वित्तीय प्रवाह से निपटने के मामलों में प्रभावी ढंग से सहयोग और समन्वय करते हैं, जिसमें वित्तीय खुफिया जानकारी का भी उपयोग शामिल है कि FATF के साथ भारतीय अधिकारी बेहतर तरीके से समन्वय करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है, देखो कई देशों में क्या होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग को उन्होंने अपना एक व्यवसाय बना रखा है। बहुत सारे देश हैं, उसमें स्विट्ज़रलैंड भी है, उसमें नाम न लिवाइए, बहुत सारे ऐसे टैक्स हेवन देश हैं, वहाँ पे वो गोपनीयता बरतते हैं। लेकिन चूंकि भारत इससे त्रस्त देश है, इसलिए भारत ने, और ख़ासतौर से 2014 के बाद सरकार ने एकदम पारदर्शिता को अपना लिया है। इसलिए ये बातें जो है FATF भी अपनी रिपोर्ट में ये बात कह रहा है। दूसरा है, भारत में प्राधिकारी वित्तीय खुफिया जानकारी का अच्छा उपयोग करते हैं। जो उनको अगर फाइनेंशियल कोई सूचनाएं मिलती है, इंटेलिजेंस, तो उसका अच्छा उपयोग करते हैं और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से भी ये एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। साथ ही में इसमें और भी बहुत सारी बातें की गई है, लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि भारत ने वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन में यानी बैंकिंग सिस्टम या वित्तीय प्रणाली में जो औपचारिक वित्तीय प्रणाली है उसमें ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को जोड़ना है। अब उसको देखा, इसमें कहा गया है कि बैंक खातों वाली आबादी के अनुपात को दुगुना कर दिया गया है। यह FATF खुद कह रहा है, उसके अपने रिपोर्ट में लिखा गया है। और डिजिटल भुगतान प्रणालियों पर अधिक निर्भरता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज देखा जाए तो दुनिया में जितना भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है उसका 40% से ज़्यादा UPI के थ्रू जो है भारत में होता है। तो ये एक अच्छी बातें है और इसने जो है उसको वित्तीय समावेशन को तो बढ़ावा दिया, इसने वित्तीय पारदर्शिता का भी समर्थन किया, जिसके कारण जब फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी आई उसके कारण धन शोधन विरोधी और आतंकवाद वित्त पोषण में भी अपने आप मदद मिली है। तो ये कुछ सकारात्मक है, बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें हैं, लेकिन कुछ जो सकारात्मक चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे आपको बता दिया। अब जरा सा कुछ आशंकाएं भी व्यक्त की है, कुछ समस्याएं भी बताई है, उसको भी देख लिया जाए। तो देखिए, इसमें ये बताने के पहले उसने बताया कि भारत बहुत बड़ा देश है, सबसे बड़ी आबादी है, निम्न मध्यम आय वर्ग का है, तेज़ी से विकास कर रहा है, G20 या प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, उसका वित्तीय तंत्र भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये सब सारी भूमिका बता के तब उसने कहा है कि भारत के मुख्य मनी लॉन्ड्रिंग जोखिम देश के भीतर जो अवैध गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम बाहर से भी हो सकता है, अंदर से भी हो सकता है। भारत के लिए इसने बताया कि मुख्यतः ऐसा नहीं कि बाहर से नहीं आते हैं, लेकिन जो मुख्यतः होता है, जो भीतर अवैध गतिविधियां हो रही हैं उससे जो अवैध धन उत्पन्न होता है उसका मनी लॉन्ड्रिंग का मामला यहाँ पे आता है। इसमें धोखाधड़ी, इसमें साइबर सक्षम धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी, ये कुछ मुख्य ऐसे कार्य हैं जिनके जरिए भारत में अवैध धन जनरेट होता है और उसका मनी लॉन्ड्रिंग संभव या करने की कोशिश की जाती है। अब भारत जो है धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग को काफ़ी हद तक पूर्व निर्धारित अपराध जोखिमों के अनुरूप करता है, लेकिन मानव तस्करी
और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे कुछ अन्य अपराधों के साथ ऐसा कम होता है। इनका मानना है कि मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी को भी मनी लॉन्ड्रिंग के एम्बिट में और ज़्यादा लाने की ज़रूरत है। यानी मानव तस्करी और मादक पदार्थों की जो तस्करी है, इस पे भारत को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये गंभीर चिंता उत्पन्न कर रहा है। साथ में देखिए, देश को अदालती प्रक्रियाओं के समापन तक लंबित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के बैकलॉग को संबोधित करने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोगों ने मामला उठाया, विपक्षी दल भी कहता है कि ईडी में मामले चले जाते हैं, फिर वो चलते रहते हैं। उसको इसने कहा कि उसको जल्दी से जल्दी कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोर्ट द्वारा न्याय दिलाया जा सके, ताकि इस प्रक्रिया उसको प्रभावी हो। और फिर इसका कह रहा है कि गंभीर आतंकवाद और आतंकवादी वित्त पोषण के खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें ISIL यानी ISI वो जो है इस्लामिक स्टेट ऑफ इस्लामिक लेबनान जो है वो ISIS, अलकायदा जैसे संबंधित खतरे भी शामिल हैं। और आतंकवाद के वित्त पोषण के मामलों में अभियोजन के देरी को दूर करने के लिए बड़े बदलावों की आवश्यकता है। ये रिपोर्ट कहता है कि 14 से 22 के दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामलों के अभियोजन की प्रगति में व्यवधान आया, क्योंकि सरकार को कानून की संवैधानिकता के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई मामले जो है सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, क्योंकि वो हमारे लीगल सिस्टम का हिस्सा है। उसमें भी कुछ लोगों का ये कहना है कि सरकार ने इसे गलत प्रक्रिया से किया। अब देखिए, लोकतंत्र में ये सारी चीज़ें चलती रहती है। सरकारें मामले को त्वरित देने के लिए कानून बनाती है, जितना उसके पास उपलब्ध विकल्प हो सकता है, और बाकी लोगों से जो है जो अधिकार के समर्थक हैं और उनमें कुछ उनके पीठ पीछे छुपे हुए जो भेड़िए हैं, ये दोनों जो है जो उनके लोकतंत्र में उपलब्ध उनको विकल्प है, उसका वो दुरुपयोग या उपयोग करके इस मामले को रोकने की कोशिश करते हैं। तो अब ये सब चीज़ चलता रहता है। इसमें इसने कहा है कि इसे सुझाव करने की ज़रूरत है। अब इसमें बहुत कुछ, चूँकि कोर्ट के मामले में है, कोर्ट के मामले में सरकार बहुत कुछ कर भी नहीं सकती है। हाँ, अब ये मामला सामने आएगा तो इसको सरकार सामने रख सकती है अपने जो है विधिवेत्ता के द्वारा, AG के द्वारा, सॉलिसिटर जनरल के द्वारा, कि इस तरह के मामले हैं। वैश्विक स्तर पे हमारा प्रभाव थोड़ा सा कोर्ट में देरी के कारण हो रहा है, इसलिए मामले को थोड़ा त्वरित किया जा सकता है। ठीक है। अब फिर कह रहे हैं कि फिर ये मामला है कि भारत को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि NGO को आतंकवादी वित्त पोषण के लिए दुरुपयोग से बचाने के उद्देश्य से किए गए उपायों को जोखिम आधारित दुष्कृत्य के अनुरूप लाया जाएगा, और जिसमें गैर लाभकारी संगठनों को उनके आतंकवादी वित्त पोषण जोखिमों के बारे में बताना शामिल है। जून में भी यही बात कही गई थी, अभी भी कही है कि FATF कह रहा है कि भारत को NGO के बारे में बताओ कि उनका दुरुपयोग किया जा सकता है, और उनको उसी दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से देखो, प्रिवेंटिव दृष्टिकोण से न देखो। साथ ही में कह रहा है कि भारतीय अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और प्रसार वित्त पोषण जोखिमों को भी व्याख्या समझ है, लेकिन सभी संबंधित हितधारकों के बीच इन जोखिमों पर अंतर्दृष्टि साझा करना होगा। यानी जो NGOs हैं, कई सारे गैर फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, उनको भी आप इसमें शामिल करें, उन्हें बताएं कि आपका दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए आप सावधानी बरतें। इसी की तरह ये कह रहे हैं कि गैर वित्तीय क्षेत्र और आभासी परिसंपत्ति, यानी जो फाइनेंशियल सेक्टर से बाहर है और बाकी वर्चुअल संपत्तियां हैं, जैसे क्या है, जैसे गहने हैं, जैसे कि महंगे स्टोन्स हैं, जेम्स हैं, इनका कह रहा है कि इनके लिए निवारक उपायों का कार्यान्वयन यहाँ पे अभी प्रारंभिक चरण में है। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्राथमिकता प्रतिबंधों के कार्यान्वयन में प्राथमिकता के आधार पे इस क्षेत्र को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। FATF कह रहा है कि ये क्षेत्र थोड़ा सा जो है अभी अछूता है, यहाँ पे बाकी बैंकिंग आदि क्षेत्र तो सही है, इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और अपनी ये सारे बातों को कहने के बाद उसने भारत को नियमित अनुवर्ती कार्रवाई श्रेणी में रखा है। ये वो श्रेणी होती है जिसमें एक बार शामिल होने के बाद 3 वर्षों में जो है अपनी अब समीक्षा हो गई, अब इस श्रेणी में शामिल हो गया, तो भारत को अब अगले 3 बार तीसरे वर्ष इसको शामिल करना पड़ेगा समीक्षा पीयर ग्रुप में, नहीं तो नॉर्मली हर वर्ष जो है करना पड़ता है। इसमें 3 और देश हैं G20 के, UK, फ्रांस और इटली है। रूस भी शामिल था, लेकिन रूस को सस्पेंड कर दिया गया है 22 के बाद, तो वो छोड़ दो। तो 3 देश थे, UK, फ्रांस और इटली। अब भारत भी इसी अनुवर्ती कार्रवाई वाले में शामिल हो गया है, जो इसका शीर्ष जो है कैटेगरी है कि ये सारे देश FATF के नियमों को बेहतर तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से लागू कर रहे हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगला जो समाचार है वह है श्वेत क्रांति 2.0, यानी दूसरी पीढ़ी का या द्वितीय पीढ़ी का श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या है? भारत में दुग्ध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि से संबंधित है। श्वेत क्रांति जब लाया गया था, वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में लाया गया था, उसके पहले गुजरात में वर्गीस कुरियन ने आमूल की क्रांति कर चुकी थी। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था कि
दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध जो उपभोक्ता है उससे सीधे जोड़ने के रास्ते में जितनी सारी रुकावटें थी उसको दूर करने का काम वर्गीस कुरियन ने किया था। उसमें मशीनीकरण तकनीकी भी आया, पाश्चुरीकरण किया, जिससे दूध की समय, क्योंकि दूध उत्पादन होगा अगर 24 घंटे या 8 उसको गर्म वरम ना करो तो खराब ही हो जाना है, और ख़राब हो जाएगा तो उत्पादक के पास फिर बार्गेनिंग पावर नहीं रहती, वो बिचौलियों के हाथ में था। तो उसमें जब पॉस्चराइजेशन लाया गया, दूध का पाउडर बनाया गया, ये सारी चीज़ें जब होने लगी तो उसमें दूध टिकाऊ होने लगा, दूध के प्रोडक्ट टिकाऊ होने लगे और बिचौलिए धीरे धीरे निकलने लगी, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का बहुत योगदान था। और उस दौरान गुजरात में महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, क्योंकि गुजरात में पशुपालन आमतौर पर महिलाएं काम करती हैं। तो उसी क्रांति को पूरे भारत में दोहराने का एक सरकार का मंतव्य है। सहकारिता क्रांति जिस तरह से गुजरात में चली है, भारत सरकार चाहती है कि इसको पूरे भारत में अपना लिया जाए, खासतौर से जो है जो गरीब देश हैं, गरीब राज्य हैं, वहाँ पे भी इसे अपना लिया जाए, क्योंकि इसमें बड़ी जान है ये। क्योंकि अभी देखा जाए कि किसान जो उपज उपजाता है और उपभोक्ता जो कीमत चुकाता है उसमें बड़ा अंतर है। जैसे 20 रुपये का कोई किलो आलू उपजा रहा है और 40 रुपये 50 रुपये किलो बिक रहा है, तो वो 30 रुपये कौन खा रहा है? ये जितना कम हो जाए, यानी वो 20 रुपये से और जितना ज़्यादा मिले, 50 रुपये का अंतर जितना कम हो उतना ही बेहतर है। और ये कम करने के कई तरीके हैं, किसान खुद ही जाके बेचने लगे, लेकिन उसमें बहुत सारी समस्या है। तो उसके लिए सहकारी समितियों को लाने की बात की जा रही है। सहकारी समितियां क्या है? किसानों के द्वारा खुद की अपनी हुई बनाई हुई इस तरह से एक संगठन है जो किसानों से चीज़ें खरीद कर उन्हें उपभोक्ताओं को बेचता है, और उससे जो लाभ मिलता है वो बाकी जो उसके सहयोगी किसान हैं उसमें बांटा जाता है। इसी को दुग्ध क्षेत्र में भी उठाने की बात है। इसमें इसके 4 मेन फोकस हैं, जिसमें महिलाओं को लाभ देना है, महिलाओं का विकास करना है। उसमें जो स्थानीय स्तर पे वो क्षेत्र जो अभी अछूते हैं वहाँ पे दूध उत्पादन बढ़ाना है। बढ़ेगा कैसे? कि डेयरी उद्योग के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, और साथ ही साथ दूध उत्पादन का निर्यात भी बढ़ाना है। ये सारी पहल जो है इसमें शामिल हैं, और आइए हम इनको देखते हैं। देखिए चर्चा में क्यों है, तो देखिए भारत में दुग्ध सहकारी क्षेत्र में व्यापक बदलाव की पहल करते हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने 19 सितंबर को श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की है। इसमें जो मेन फोकस है वह महिला किसानों को सशक्त बनाने एवं रोजगार सृजन के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से ये बड़ा पहल माना जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव के पहले ही उन्होंने अपने आगे आने वाली सरकार के लिए 100 दिन का प्लान रखा था। तो वही सरकार का जो 100 दिन का तीसरे कार्यकाल का 100 दिन की शुरुआत हुई है, उसमें से जो 3 पहल की गई है उसमें से एक पहल ये भी है श्वेत क्रांति 2.0, जो मेनली क्या है कि सहकारिता के द्वारा भारत में दुग्ध उत्पादन के बढ़ाना है, खासतौर से महिलाओं को उसमें शामिल करना है, और उन क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन को ले जाना है या इस श्वेत क्रांति को ले जाना है जहां तक ये अभी नहीं पहुंची है। ठीक है, आइए जरा से इसके बारे में हम समझें कि श्वेत क्रांति 2.0 के बारे में। तो देखिए ये 4 प्रमुख क्षेत्रों पर इसमें ध्यान केंद्रित किया गया है। कौन सा? महिला किसानों को सशक्त बनाना है, स्थानीय दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है, डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। क्योंकि महिला किसानों को सशक्त कैसे बनाएंगे? क्योंकि उनके जो आय है उसको बढ़ाना है। उनकी आय में दुग्ध उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और ऐसे में अगर स्थानीय स्तर पर दूध उत्पादन बढ़ेगा, उसको बुनियादी ढांचा बढ़िया रहेगा, यानी उपभोक्ताओं तक अच्छे से पहुंचेगा, निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा तो बेहतर लाभ मिलेगा, और सब बेहतर जब लाभ मिल जाएगा तो अपने आप भारतीय किसानों को सशक्त बनाया जा सकता है। देखिए आगे इसमें क्या किया गया है। देखिए इस कार्यक्रम के तहत डेयरी किसानों को रुपए किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, रुपए आधारित किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, जिसके माध्यम से ब्याज मुक्त नगद ऋण भी दिया जाएगा कि भाई जब तक पैसा नहीं मिल रहा है थोड़ा बहुत पैसा किसान इससे क्रेडिट कार्ड से निकाल ले, जिसमें कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। और ये भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं उनको मिनी एटीएम दिया जाएगा, उनसे ये पैसा अपना निकाल सकते हैं, ऋण ले सकते हैं बिना ब्याज के। और डेयरी सहकारी समितियों को सूक्ष्म एटीएम, जिसके किसानों के दरवाजे तक बैंकिंग सेवाएं, यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनको सूक्ष्म एटीएम, माइक्रो एटीएम दिया जाएगा, और किसानों को रुपए
क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा जो दुग्ध उत्पादन किसान हैं कि ज़रूरत पड़ने पर वो वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं, जिनका कोई ब्याज नहीं होगा। बाकी उन समितियों को तो ये दूध दे ही रहे हैं और फिर इसके बाद इनका बाद में हिसाब किताब पूरा होता रहेगा। यानी जो दूधिये करते हैं ना गाँव में, और बस ये है कि वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। 20 रुपये की चीज़ है 50 रुपये में बेच रहे हैं, किसान को 20 रुपये में नहीं मिल रहा। कई बार तो मैं, जैसे अमूल की कहानी अगर आप पढ़ोगे, आप देखोगे वर्गीस कुरियन और अमूल की कहानी, तो जब अमूल ने दूध लेना शुरू किया तो वहाँ के एक जो मुंबई में, जो खासतौर से गुजरात का दूध मुंबई में जाता था आनंद से, वहाँ पे दूधियों ने हड़ताल की, किसी को दूध देना नहीं है हमारे सिवा। लेकिन फिर वहाँ वालों ने भी, जो दुग्ध उत्पादकों ने भी हड़ताल कर दी, जो उत्पादक, जो मुंबई के डेयरी थे, कि भाई हमसे लोगे, बिचौलियों से लोगे तो हम तुम्हें दूध देंगे ही नहीं, बगैर हमारा दूध खत्म हो जाए। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे यात्रा चली है, संगठन, कोऑपरेशन संगठन से ही चीज़ें आगे बढ़ी है। उसी को ही सरकार फिर से अन्य क्षेत्रों में, क्योंकि सब जगह वो चीज़ें नहीं हुई हैं, तो जहाँ नहीं हुई हैं वहाँ उसे और तेज़ी से बढ़ावा देने की बात है। इसके तहत डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध खरीद का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में वर्तमान स्तर से 50% तक बढ़ाया जाएगा। यानी जो अभी दूध खरीद हो रही है, अगले 5 वर्षों में कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा उसका 1.5 गुना दूध खरीदा जाए। इसके लिए क्या किया जाएगा, उन गाँव पंचायतों में डेयरी किसानों को बाजार तक पहुँच प्रदान की जाएगी और दूध खरीद में संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी, ऑर्गेनाइज सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी, तभी ये 50% तक हिस्सेदारी बढ़ाया जा सकता है। इस पहल में 1 लाख नई, यानी अब कोऑपरेटिव सोसाइटी की जाएगी तो कोऑपरेटिव में 1 लाख नई या मौजूदा जिला सहकारी समितियों, बहुउद्देशीय जिला सहकारी समितियों और एमपैक्स जिसे बोलते हैं, मल्टीलेटरल प्राइमरी एग्रीकल्चर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसको मल्टीलेटरल यानी एग्रीकल्चर में कई सारे पहलू शामिल है, ये सब मजबूत करना होगा। और इन्हीं सोसाइटियों के तहत जो सोसाइटियाँ होंगी उन्हें AMCU ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट यानी स्वचालित दूध संग्रह इकाई दी जाएगी, DPMCU दिया जाएगा, डेटा प्रोसेसिंग दूध संग्रह इकाई दी जाएगी, परीक्षण उपकरण दिया जाएगा, बल्क मिल्क कूलर दिया जाएगा आदि। जैसे इनको जब बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा तब जाके ये समितियों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, डेयरी उद्योग का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और ये फिर ज़्यादा से ज़्यादा दूध खरीद सकते हैं। देखिए, किसानों के सामने, खासतौर से दुग्ध उत्पादन किसानों के सामने समस्या ये होती है कि उन्होंने दूध उत्पादन कर लिया, अब अगर वो दूध को तुरंत नहीं बेचते हैं, कच्चा दूध 2-3-4 घंटे में फट जाना है, गर्म करके भी रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन दूध दही भी बना सकते हैं, लेकिन किसान को उसको चारा भी खिलाना है, अपने खर्चे भी चलाना है। मतलब दूध बिक जाए तो पैसा आ जाता है, दही कितना बिकेगा, घी, लोग कहते हैं घी बना लो, घी कितना बिकेगा, ये काम लेकिन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद अच्छे खासे ब्रांडिंग आदि करने के दौरान जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचाया जा सकता है। अमूल इसका उदाहरण है कि अमूल के कई सारे ब्रांड अमेरिका में बिकते हैं, अमेरिका के कई सारे, वहाँ की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अमूल के नाम पे दूध बेच रही है। और ये बताता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को सही ढंग से चलाया जाए तो इसमें बहुत क्षमता है। भारत सरकार का भी यही दृष्टिकोण है, इसलिए अभी एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है और उसे दिया किसे गया है, उस व्यक्ति को दिया गया है जो माना जाता है कि प्रधानमंत्री के सबसे करीबी है, यानी जो भारत के गृह मंत्री हैं उन्हीं को ही भारत का सहकारिता मंत्री बनाया गया है। ये बताता है कि भारत सरकार सहकारिता, वर्तमान भारत सरकार या आप कह सकते हो प्रधानमंत्री, सहकारिता की ताकत को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और उसी को अब दुग्ध क्षेत्र में लाने की सारी योजना है। इसका वित्त पोषण कैसे किया जाएगा, अब कोई योजना है तो इसका वित्त पोषण यानी जो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा कोऑपरेटिव का, वो कैसे होगा। तो देखिए, अभी जो है राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है वो खुद अपने संसाधनों के जरिए जो है ये करेगी और 1000 एमपैक्स जो मल्टीलेटरल सोसाइटियां हैं स्थानीय स्तर पे, उनको 40,000 रुपये प्रति एमपैक्स की सहायता देगी वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने के लिए। और बाद में पशुपालन और डेयरी विभाग का जो प्रस्तावित है, यानी अभी चालू नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम 2.0 जो योजना शुरू होगी तो उसके बाद इसका वित्त पोषण किया जाने लगेगा। और इस पहल से क्षेत्र के विकास और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और निर्यात क्षमता का दोहन करने में मदद मिलेगी। इसका लाभ क्या होगा, इसका लाभ होगा किसानों को
खासतौर पर महिला किसानों की आय बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, दुग्ध की खपत बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से उसका लाभ किसे मिलेगा? दुग्ध उत्पादकों या गोपालकों को। और उसमें से दुग्ध डेयरी क्षेत्र में अधिकांश हमारी महिलाएं कार्यरत हैं, जिससे महिलाओं की आय में भी वृद्धि होगी और जो कुपोषण की लड़ाई है उसमें भी वृद्धि होगी। देखिए, गुजरात में ही 60,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया जा रहा है, जिसमें से 80% कारोबार महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। तो ये श्वेत क्रांति 2.0 के बारे में रहा। पन्नू जी को देख लो, क्या कहा जाए। कोई बात, कई बार क्या होता है ना कि खैर बताने को तो बहुत है, आप लोग भी जानते होंगे कई न कई सूत्रों से, लेकिन हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें हैं ऑफिशियल या फॉर्मल उसे बता देते हैं। मामला ये है कि पन्नू ने एक अमेरिका के एक अदालत में मुकदमा दायर किया, सिविल मामला दायर किया कि वो बड़ा प्रताड़ित हुआ है, उसके असैसिनेशन की कोशिश की गई है भारत सरकार की, जिसका मामला अलग चल रहा है। कोर्ट जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो अलग अमेरिका न्याय विभाग चला रहा है। इसने व्यक्तिगत रूप से अपने वकील के माध्यम से एक सिविल मुकदमा दायर किया है, जिसमें बहुत ज़्यादा तथ्य देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्रिमिनल में तो देने पड़ती है, इसमें बहुत ज़्यादा तथ्य देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कि हमें वो मिला जाए, मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हम प्रताड़ित हुए हैं। और इसमें उस जो पहले वाला मामला चल रहा है उसमें निखिल गुप्ता एक है, उसको छोड़कर बाकी लोगों का नाम नहीं है। इसने बाकी लोगों का नाम भी दिया है। इसने तो यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का भी कहा, लेकिन कहा कि प्रधानमंत्री को छोड़ देते हैं क्योंकि वो हेड ऑफ स्टेट है, उनको इम्यूनिटी मिली हुई है। लेकिन हमारे NSA साहब को तो इसने लपेट ही लिया है। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये मामला क्या है। इसमें समझेंगे कि ये पन्नू वाला मामला आखिर है क्या। और भारत सरकार की अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो इसके ये मामले के बाद की लोग रहेंगे भारत सरकार, प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, और सर ऐसा कुछ नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि उनका तो नाम भी नहीं है। इसने खुद ही कह रहा है कि उनको इम्यूनिटी मिली है। हमारे NSA भी सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के साथ जाएंगे। और देखा जाए तो ये मामला बीच बीच में भारत और अमेरिका के संबंधों में जो मिठास आनी चाहिए उसमें धीरे धीरे कड़वाहट घोलता रहता है। इसको हालांकि दोनों देश इसको सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे बताया ना कि अमेरिका में कुछ ऐसे निहित तत्व हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत जो है अपनी स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी करे। तो वो भारत को लेकर कुछ लीवरेज रखना चाहते हैं या भारत को परेशान करना चाहते हैं। वहाँ पे दो धड़ा है जिसको डीप स्टेट कहते हैं। ज़्यादा गहराई में जानने की ज़रूरत नहीं है। आइए जो मामला है उसको समझ लें कि हालांकि इसका कोई बहुत वो है नहीं, लेकिन अब चूँकि मुद्दा है तो पढ़ाना है तो पढ़ा देते हैं। चर्चा में क्यों है तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक जिला अदालत है। वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। बट ये है कि हमारे यहाँ के जो हमारे यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वो काफ़ी स्वायत्त होते हैं। उनको कह सकते हैं स्वायत्त, बल्कि क्यों वो काफ़ी स्वतंत्र होती हैं। उनका अलग अपना अधिकार है। सुप्रीम संविधान के तहत जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है न्यायिक स्वतंत्रता। और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है उनका चयन किया जाता है, पार्टी वाइज चयन होता है। तो खैर वहाँ की लाभ व्यवस्था है, अलग है। तो इसने जो है खालिस्तान समर्थक अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू, अब मैं इसको अलगाववादी कह रहा हूँ, और ये भारत में नामित आतंकवादी है। और इसका संगठन सिख फॉर जस्टिस 2019 से ही बैंड ऑर्गेनाइजेशन है ऊपा के तहत, और ऊपा के तहत ही ये 2020 से नामित आतंकवादी है। ठीक है, इसने एक सिविल मुकदमा दायर किया है जिसमें भारत सरकार पर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी पे, रा प्रमुख सामंत गोयल पे, अब वो रिटायर कर गए हैं, सहित अन्य को समन जारी किया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पिछले साल अमेरिका में उसकी हत्या की कथित साजिश के लिए हर्जाने की मांग की है कि मैं बहुत प्रताड़ित हूँ और मुझे हर्जाना दो, और कुछ उसने जो है अपने तथ्य रखे हैं। देखिए वो मामला चल रहा है, उसको करो। भारत ने इन आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। जो भारत के जुलाई में ही हमारे नए विदेश सचिव हुए हैं, उनका नाम है विक्रम मिस्री। उन्होंने 9 सितंबर को कहा कि यह पूरी तरह से अनुचित और निराधार आरोप है। बाकी उन्होंने और क्या प्रतिक्रिया दी है वो अभी हम बाद में बताएंगे। देखिए, जो पन्नू के खिलाफ हत्या की साजिश का मामला है, ये पिछले 1 साल से भारत को कूटनीतिक रूप से मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि हालांकि भारत और अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर इस प्रकोप कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पन्नू द्वारा जो है प्रधानमंत्री के जो आगामी दौरा है उस दौरान इस तरह का मुकदमा करके इस मामले को पुनः जो है डिस्टर्ब किया जा रहा है। जरा पन्नू का मामला देख लेते हैं। क्या है पन्नू का मामला?
ये मामला भी देख लेते हैं और पूरा मामला क्या है उसको भी देख लेते हैं। ये मामला तो जैसे पता ही है कि न्यूयॉर्क का एक दक्षिणी जिला है, उसी के कोर्ट में इसने इसके अपने वकील के जरिए जो है, चूँकि ये भारतीय मूल का है, देखने में तो भारतीय ही है, भारतीय मूल का है, लेकिन ये जो है दोहरी नागरिकता है, अमेरिकी भी नागरिक है और कनाडा का भी नागरिक है। तो ये उसने वहाँ के कोर्ट में एक सिविल मुकदमा दायर किया है। सिविल मुकदमे में आमतौर पे उतना कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, नोटिस वोटिस जारी कर दिया जाता है, बहुत प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं, यहाँ भी जाके आप ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वो उसका लाभ उठाते हुए और मामले को हाईलाइट करते हुए इसने कोर्ट में किया कि हम बहुत प्रताड़ित हैं, हम भारत सरकार, खास तौर से उसने तो कहा कि प्रधानमंत्री भी, NSA डोभाल भी सब जानते हैं, वो हमें मरवाना चाहते थे, ये मामला है, निखिल गुप्ता है, उसका मामला चल रहा है। और उसने जो है एक और आतंकवादी निज्जर के बारे में जो जिसकी हत्या हो गई थी जो है कनाडा में, उसके बारे में भी कहा कि ये सारी चीज़ें हो रही है, हमें न्याय मिले और हमें हर्जाना मिले। इसके बारे में देखिए, अगर समझें बात को तो निज्जर का मामला सबसे पहले उठा था। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है, इसने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, सिख फॉर जस्टिस, जो रेफरेंडम ऑनलाइन कराता रहता है और भारत में खालिस्तान का समर्थन करता है। भारत सरकार ने 2019 में ही UAPA के तहत इसके संगठन को बैन कर दिया है और इसे गृह मंत्रालय ने इसे नामित आतंकवादी है, यानी ये आतंकवादी है भारत के लिस्ट में। ये जो है ऐसे अपनी बात करता रहता है, बहुत सारी चीज़ें करता रहता है। एक और आतंकवादी खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या होती है कनाडा में। इतना मामला नहीं चर्चा में होता, लेकिन एक आए थे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, वो भारत आए हुए थे और जब भारत से G20 सम्मेलन में यहाँ पे वो कुछ थोड़ा नाखुश दिखे थे। जब यहाँ पे वापस गए तो उन्होंने अपने संसद में कहा कि भारत की सरकार जो है निज्जर की हत्या करवाया है। उसके बाद कि अमेरिका को और भी लोगों को पता है, उसके बाद ये मामला आया, ये मुद्दा उठा था कि जो है भारत सरकार एक कोई निखिल गुप्ता का नाम इन लोगों ने लिया। जानती हैं कि कोई भी किसी को उठा के उसको चेक रिपब्लिक से वहाँ से उठा के जो है वहाँ पे ले जाया गया है। और उसमें हालांकि एक वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट, उनमें जो रिपोर्ट उसने दायर की है अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने, उसमें तो ऐसा कुछ भी नाम नहीं है लेकिन वाशिंगटन पोस्ट ने कहा कि वो नाम ये है जिसको इसने अभी खुलासा किया है। और भारत ने अपनी प्रतिक्रिया, जब उस पर मामला आया था, उठाया गया था, तो भारत ने उसने कहा था कि हम हाई लेवल कमेटी जांच करने के लिए बैठा देंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा भारत अमेरिका के बीच कॉन्ट्रडिक्शन का मुद्दा रहता है, विवादों का मुद्दा रहता है। और कुछ लोग इसे अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में जो डीप स्टेट है उसके आपस में अंतरकलह को देखते हैं, क्योंकि अमेरिका में कुछ लोगों का मानना है कि भारत को, खासतौर से वहाँ का डिफेंस डिपार्टमेंट जो है, रक्षा मंत्रालय, वह भारत को एक मजबूत सहयोगी मानता है। और वहाँ का स्टेट डिपार्टमेंट अपने उस पुराने मानसिकता से है कि हम भारत को अपना सहयोगी, उनका सहयोगी मतलब उनका पिछलग्गू होना है, उस मानसिकता के आधार पे वो भारत को रखना चाहता है। और ये उसी टकराव का ये फल है। ये मामला जो है आगे देखते हैं कि इसने कहा है वही सारा मामला। भारत पहले भी इन आरोपों का खंडन किया था, आज भी किया है। भारत की अगर प्रतिक्रिया देखें तो अमेरिकी अदालत को लेकर तो भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान ने बताया कि डोभाल साहब जो है हमारे जाएंगे प्रधानमंत्री के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री का क्वाड के साथ लीडर समिट है, जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के 4 लीडर्स मिलेंगे, तो वो समिट है। इसके बाद न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महासभा का सत्र के साथ एक अलग उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन है, उसमें प्रधानमंत्री भाग लेंगे। तो कई सारी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। समस्या ये है ना कि ट्रंप ने बोल दिया कि प्रधानमंत्री आएंगे तो हम उनसे मिलेंगे। और पुन्नू जो है, वहाँ का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, वहाँ की सरकार जो है इस समय जो है डेमोक्रेट्स की है, और डेमोक्रेट्स के कुछ इंटरेस्ट जो है ऐसे लोगों को संरक्षित करते रहते हैं। भारत के गृह मंत्री ने तो एक बार कह दिया कि हमें पता है कि वो पन्नू जो है CIA का एजेंट है, यानी इसीलिए बचा है, नहीं संभवतः अब तक हमारे ईरान ने इसे निपटा ही दिया होता। चलो कोई बात नहीं, आइए देखते हैं जो विदेश सचिव द्वारा जो कहा गया है कि अब यह विशेष मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में हमारी पुरानी स्थिति कोई बदलता नहीं है, क्योंकि पहले भी भारत ने कहा उसका कोई मामला नहीं है। और इसके बारे में विदेश सचिव ने बताया कि ये व्यक्ति UAPA के तहत, भारत के गृह मंत्रालय के तहत जो रजिस्टर्ड आतंकवादी है, व्यक्तिगत आतंकवादी है, घोषित है 2020 से। और इसका सिख फॉर जस्टिस संगठन
यूएपीए के तहत भारत में बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, गैर कानूनी ऑर्गेनाइजेशन है, और ऐसे किसी व्यक्ति पर हम कोई मामला कहना अनवांछित और अनावश्यक है, और इसका इतिहास सबको पता है, इसलिए हमें इसमें कुछ बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है। ये विदेश सचिव कह रहे हैं, यही बात मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए अगला देखते हैं। आमूर फाल्कन, इसके अवैध इसके जो है शिकार और व्यापार दोनों पर मणिपुर सरकार द्वारा जो है रोक लगा दी गई है। अमूर फाल्कन, अमूर नाम है, अमूर दरिया से ही उधर का है, ये रूस और चीन के उस आप कह सकते हो साइबेरियाई वाले क्षेत्र का ये प्रवासी पक्षी है, प्रवासी शिकारी पक्षी है, बाज है, काफ़ी खूबसूरत है, और ये 22,000 किलोमीटर की यात्रा करके भारत के ऐसे पूर्वोत्तर ऐसे होते हुए अभी दिखाएंगे, ये दक्षिण अफ्रीका तक जाता है जहाँ वो प्रजनन करता है। और ये माना जा रहा है, जो माइग्रेटरी बर्ड की जो वेबसाइट है वो कहती है कि यह सबसे लंबी प्रवासी यात्रा करने वाला जो है शिकारी पक्षी है। और पक्षियाँ करते हैं, लेकिन जो शिकारी पक्षी है वो इतनी लंबी प्रवासी यात्रा 22,000 किलोमीटर की नहीं करता है। और इसका 2012 में नागालैंड में भयंकर शिकार किया गया था, नागालैंड मणिपुर से जो, उसके बाद हालांकि वहाँ पे भारत सरकार और नागालैंड सरकार और वहाँ की सरकारों ने उस पर रोक लगा रखा है। उसी क्रम में जो है मणिपुर ने भी इस पर रोक लगाई है। आइए ज़रा देखते हैं चर्चा में। देखिए, वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मणिपुर सरकार ने आमूर फाल्कन के शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह एक प्रवासी पक्षी प्रजाति है जो हर साल इस क्षेत्र में आता है। यह प्रतिबंध फाल्कन को उसके प्रवास के दौरान सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लगाया गया है कि उसका शिकार न किया जा सके या उसको बेचा न जा सके। आमूर फाल्कन को पूर्वोत्तर भारत में खतरा है। जैसे अगर ये मैप देखिए तो ये जो पूरा हिस्सा है यहाँ से ऐसे, ये इसके प्रवास का पूरा यात्रा है। इसमें जो ये क्षेत्र है ये इसका प्रजनन क्षेत्र है। यहाँ पे ये प्रजनन करता है और प्रजनन करने के लिए, और रहता ये यहाँ पे है, थोड़ा चीन और थोड़ा रूस, यहाँ पे इसका घर है, आवास है इसका। और यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे आता है, जिसमें भारत के नागालैंड और इससे होते हुए ऐसे उड़ते हुए यहाँ तक आता है। ये टोटल 22,000 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है। और इस देखा जाए तो ये 22,000 किलोमीटर की जो इसकी यात्रा है, यह सबसे बड़ी जो है शिकारी पक्षी, किसी भी शिकारी पक्षी द्वारा सबसे ज़्यादा यात्रा किया जाता है। और इसी यात्रा के दौरान एक 2012 में नागालैंड और मणिपुर में तकरीबन अनुमान है कि कई सारे पक्षियों को पकड़ा गया, मारा गया। 1,20,000 से 1,40,000 पक्षी जो है नागालैंड के और उसमें जाल में फंस गए और मारे गए थे। ऐसे में उसके बाद इसे प्रतिबंधित किया गया, नागालैंड सरकार ने पहल की और अभी मणिपुर सरकार ने की। 2021 तक ये संकटग्रस्त लिस्ट में था, इंडेंजर में था। हालांकि अब ये लीस्ट कंसर्न में है। देखिए रेड लिस्ट जो है लीस्ट कंसर्न में है, यानी IUCN के रेड लिस्ट में ये संकटग्रस्त नहीं है, बिल्कुल चिंता। लेकिन चूंकि यहाँ पे बड़े पैमाने पे ये चीज़ें होती है, इसको ध्यान में रखते हुए मणिपुर सरकार ने इस पे रोक लगाया है। अब नागालैंड भी इसी तरह का काम करेगा। इसके बारे में देखें तो देखिए, ये एक आकर्षक प्रवासी शिकारी पक्षी है। ये हर साल रूस से चीन के प्रजनन स्थलों से भारत से होकर पश्चिम की ओर अरब सागर से होते हुए दक्षिणी अफ्रीका तक प्रवास करता है। यह अरब सागर के ऊपर समान प्रवास पथ पर अनुसरण करने वाले ड्रैगन फ्लाई जो होते हैं उनको खाता रहता है। ये लगभग 22,000 किलोमीटर की दूरी करता है और किसी भी शिकारी पक्षी की सबसे लंबी समुद्री यात्रा है। हालांकि इसके बारे में और ज़्यादा कुछ हमें जानकारी नहीं है, ये ऐसा माइग्रेटरी बर्ड वेबसाइट द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो बस इतना ही इसके लेकर। आइए जरा प्रश्नों को देख लेते हैं। चर्चा में रहे आतंकवाद के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के भारत के प्रयासों पर FATF रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार भारत में धन शोधन विरोधी और आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण ढांचे को लागू किया है, ठीक है, बिल्कुल सही है। भारत के वित्तीय समावेशन के महत्वपूर्ण कदमों से धन शोधन विरोधी और आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण प्रयासों में योगदान मिला है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इसका आंसर सी है। FATF के मूल्यांकन के बाद भारत को नियमित अनुवर्ती कार्रवाई में रखा गया है, जिसमें वर्तमान में केवल 3 अन्य G20 देशों को रखा गया है। FATF की नियमित अनुवर्ती कार्रवाई सूची में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शामिल नहीं है? UK, फ्रांस, इटली, अमेरिका। तो UK, फ्रांस और इटली ये तीनों इसमें शामिल हैं। इसके बाद चौथा भारत शामिल है।
अमेरिका शामिल नहीं है, रूस शामिल था लेकिन वो सस्पेंडेड है, तो उसका तो कोई बात ही नहीं है। तीसरा है, चर्चा में रहे श्वेत क्रांति 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे महिला किसानों को सशक्त बनाने एवं रोजगार सृजन के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से बड़ी पहल माना जा रहा है। बिल्कुल सही है। इस कार्यक्रम के तहत डेयरी किसानों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ब्याज मुक्त नगद ऋण भी प्रदान किया जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर सी है, सिंपल सा है। चौथा है, चर्चा में रहे गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा स्थापित सिख फॉर जस्टिस संगठन को यूएपीए 1967 के तहत किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो अभी इतनी बार मैंने बताया 2019 में इसके संगठन को, और इसे 2020 में व्यक्तिगत टेररिस्ट के रूप में, जो है प्राइवेट टेररिस्ट के रूप में इसे गुरपतवंत सिंह पन्नू को और इसके संगठन को 2019 में। अंतिम प्रश्न है, चर्चा में रहे अमूर फाल्कन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में मणिपुर सरकार ने इसके शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए चर्चा में है। दूसरा है, वर्तमान में IUCN के रेड लिस्ट में यह संकटग्रस्त पक्षी के रूप में लिस्टेड है। नहीं, ये लिस्ट कंसर्न पक्षी के रूप में है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, इसलिए इसका आंसर 1 है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।